हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। आज क्लास 10th हिंदी कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल पढ़ेंगे। माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक शिवपूजन सहाय ने अपने बचपन से जुड़े यादों का उल्लेख किया है। इस पाठ में उन्होंने अपने माता पिता का स्नेह तथा अपने संग साथियों के साथ खेले गए खेल का वर्णन भी किया है। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। ये कहानी स्टार्ट होता है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे कदंग। यानी कि जहाँ लड़कों का ग्रुप होता है, जहाँ उनका संग होता है, वहाँ पे तो मौज मस्तियाँ ही रहती है। लेकिन जहाँ बूढ़ों का संग होता है, वहाँ पे लोग खर्चे से ही परेशान रहते हैं, केवल खर्चे की ही बातें करते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो लेखक है उसका उनके पिता के साथ उनकी माता से ज़्यादा लगाव था। लेखक पिता के साथ ही सुबह उठते, नहाते और पूजा के लिए बैठते थे। उस समय लेखक अपने पिता को तिलक लगाने के लिए बहुत ही जिद करते थे, लेकिन जब उनके पिता उनके लीलार पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुण लगा देते थे, तो वो लंबे लंबे बालों के साथ अच्छे खासे बम-भोला बन जाते थे। लेखक का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब पिताजी रामायण का पाठ करते हैं, तब लेखक उनकी बगल में बैठकर अपने आईने में अपने मुँह को देखा करता था। जब उनके पिता का ध्यान उस पर पड़ता तो वह शर्मा कर मुस्कुराने लगता। पूजा पाठ करने के बाद पिताजी राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी में बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के टुकड़े पर राम नाम लिखकर उसे गंगा की तरफ मछलियों आटे में लपेटकर गंगा की और मछलियों को खिलाने चले जाते थे। उस समय भी भोलानाथ अपने पिता के कंधे पर बैठता और घर वापस लौटते समय रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर झूला भी झूलता था। अब शिवपूजन सहाय जी ये बताते हैं कि बचपन में लेखक और उनके पिता एक दूसरे के साथ कैसे खेल करते थे। लेखक और उनके पिताजी झूठ मूठ की कुश्ती लड़ते हैं, खट्टी मीठी किस्से लेते हैं और पिता के मूछों के साथ खेलते हैं। घर वापस आ जाने के बाद दोनों के दोनों साथ खाने बैठते हैं। पिताजी अपने हाथों से भोलानाथ को एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते हैं। थोड़ा और खिलाने का उनकी माँ जिद करती। जब लेखक का पेट भर जाता तब लेखक की माँ उसे थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करती। वो कहती, आदमी लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, बच्चों का पेट तो माँ के हाथों से ही भरता है। उनके अनुसार बच्चों को मुँह भर कौर खिलाना चाहिए। वो कहती हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में थौर। अर्थात जब भोलानाथ बड़े बड़े रोटी के टुकड़े खाएगा तभी उसे दुनिया में एक स्थान मिलेगा। यह कहकर वह थाली में दही भात सान कर लेखक को तोता, मैना, कबूतर आदि बनावटी नामों से उसे खिला देती थी। खाना खाने के बाद जब पिताजी उसे बाहर खेलने के लिए भेजते थे, तब वह लकड़ी का घोड़ा लेकर उछलते हुए गली में निकल जाता। लेकिन जब कभी भी माँ उसे पकड़ पाती तो उसके लाख छटपटाने पर उसके सिर पर कड़वा तेल लगाकर चोटी गुड़ देती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता पहना देती थी। और तो और वो नाभि और लीलार पर काजल का बिंदी लगाते जिससे भोलानाथ को नजर ना लगे। ये सब पहनकर भोलानाथ अच्छे खासे खनैया
बन जाते थे। वह जब रोता हुआ अपने पिता के गोद में बाहर जाता तो बाहर बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते, जिसे देखकर वह रोना भूल जाता और उनके साथ खेलने लगता। वह तरह तरह के तमाशे करता, कभी रंच मंच बनाते तो कभी सरकंडों की छोटा सा मियाना टांग कर मिठाई की दुकान बनाकर खेलने लगते। पत्तों की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। उन्हीं लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार रहते। कभी कभी भोलानाथ के पिताजी भी उनके साथ खेलने लग जाते। मिठाई के दुकान के बाद वो नकली घर बनाते और टूटी फूटी चीज़ों से घर का सामान बना देते हैं। पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी से जौनार बना लेते। जौनार खुद ही करवाते हैं और खुद ही करते हैं। और जब बाबूजी चुपके से दावत के लिए बैठते हैं तो बच्चे खिलखिलाकर उठ जाते हैं और घरौंदा तोड़ देते हैं और भाग पड़ते हैं। पिताजी भी हंस पड़ते हैं और पूछते हैं, अगला भोज कब लगेगा भोलानाथ? ऐसा ही ये लोग कभी कभी खुद की बारात निकालते हैं। ऐसे ही खेती करने का भी खेल खेलने लगते हैं। नकली कुआं बना देते हैं। दो लड़के बैल बनकर नकली गोट खींचने लगते हैं। और तो और फसल तैयार होते देर ना लगती और ये लोग हाथों हाथ फसल काट लेते हैं। फसल काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी कि हमने जैसा उगाया है वैसा ही खाएंगे, उपज तो हमारी ही है। पिताजी उन्हें छेड़ते आते हैं और पूछते हैं, इस बार खेती कैसी रही भोलानाथ? तो बच्चे हंसते हुए खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते हैं। बच्चे भोले तो थे बट शैतान भी बहुत थे। एक बार तो दादरी के मेले में जाते हुए आदमियों का झुंड देखते ही उनका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, चलो भाइयों दादरी, सातू पिशान की मोटरी। और तो और अगर किसी दुल्हन की बारात या पालकी देखते हैं तो उसको भी चिल्ला चिल्ला कर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या है मार मेरी। रहरी में शरार होता है। फ्रेंड्स, ये बोले हैं, ये इनके अपने वर्ड्स हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो लाइन है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इन्होंने जो कुछ बोला है वो अपने मजाक के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे इस तरह खेलते, मौज मस्ती करते हैं और अगर आंधी आ जाती तो आम के बाग में गिरे आम को उठाकर खा जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, आंधी आई और आकाश में काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौड़ने लगी और ठंडी हवा भी चलने लगी। अब इस बीच इनको लगा कि बारिश जल्दी शांत हो जाएगी और वे चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। लेकिन बरखा रुकी नहीं और फिर मूसलाधार पानी होने लगा। इट मीन्स और भी ज़्यादा बारिश होने लगी। अब बच्चे क्या करते हैं कि डर कर पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जैसे कुत्ते के कान में अड़ई। इट मीन्स जैसे कुत्ते के कान में किलनी चिपक जाती है और वो निकलती नहीं है। ऐसे ही बरखा भी थमी नहीं। बरखा बंद होने के बाद बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब यहाँ पे वो लोग डर कर भाग चले। सभी बच्चों में बैजू बहुत ही ठीक था, जिद्दी था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब वो बहुत बूढ़े थे, उनको बहुत कम दिखाई देता था। और ये लोग अब उनको भी चिढ़ाकर बोलने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब इसे बैजू के सुर में, मतलब जो सभी बच्चे थे वो भी चिल्ला चिल्ला के, अब मूसन तिवारी जो थे ये इनके पाठशाला के अध्यापक थे, तो वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और सबको दौड़ा दिए। अब जब हम लोगों ने मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब कि भोलानाथ को और बैजू को उन्होंने पाठशाला में से लड़कों को भेजा था पकड़ कर लाने के लिए। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, मतलब बैजू तो भाग निकला,
लेकिन तो भोलानाथ पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बैजू था वो तो भाग निकला, लेकिन तो हम पकड़े गए। फिर हमारी तो जमकर खबर ली गुरुजी ने। भाभी जी को जैसे ये सब पता चला वो दौड़कर हमारे पाठशाला में आए और काफ़ी चिरौरी करने के बाद वो भोलानाथ को घर ले जाने की अनुमति दे दिए। जब भोलानाथ बाहर आया तो वह अपने साथी संगियों को देखकर अपना रोना धोना भूल गया और उनके साथ खेलने लगे। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े और वहाँ दाने चुगती हुई चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेखक खेत में खड़ा होकर गा रहा था, राम जी का चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अब ये सब गांव के लोग और बाबूजी दूर खड़े होकर देख रहे थे इस तमाशे को और हंस रहे थे और बोल रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सच में लड़का और बंदर एक ही जात के होते हैं। ये दोनों पराई पीर नहीं समझते, यानी कि दूसरों के दर्द को नहीं समझते हैं। अब फिर एक टीले पर जाकर ये लोग चूहे की बिल से पानी उलीचने लगे। वहाँ पास में इन्होंने एक टीला देखा और फिर वहाँ पे पहुँच गए और उसमें पानी डालने लगे, यह सोचकर कि जो बिल है उसमें से चूहा बाहर निकल आएगा। लेकिन वहाँ तो चूहे के अलावा गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब उस सांप को देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए और वहाँ से रोते चिल्लाते भागने लगे। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे, लेकिन सब लोग भागना नहीं छोड़ा। अब जो लेखक है, जब भोलानाथ घर पहुंचा तब बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और भोलेनाथ को इतना भागते हुए देखकर चिंतित होते हैं और उसे अपने पास पुकारें। लेकिन भोलेनाथ उनको अनसुना करके अपनी माता के आंचल में जाके छिप गया, जिस समय वो चावल साफ कर रही थी। माँ भोलानाथ को इतना डरा देखकर खुद रो पड़ी और उसे चुप कराने के लिए कोशिश करने लगी। कभी उसे गले लगाने लगी, कभी उसे अपनी आंचल में छुपा लेती और उसे अपने लाड प्यार से चुप कराने की कोशिश करती। लेकिन भोलानाथ बहुत ही डरा हुआ था। उसके मुंह से केवल सांस सांस ही निकल रहा था। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और वो आंखें खोलना चाह रहा था लेकिन आंखें भी नहीं खुल पा रहा था। इसे देखकर माता हमारे कांपते हुए ओठों को मैया जो थी उनको बार बार निहारती रहती और बड़े लाड से उसे भोलानाथ को गले लगा लेती थी। माँ बच्चे को इस तरह डरा और सहमा देखकर खुद डर जाती हैं। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आते हैं और फिर से माता की गोद में से भोलानाथ को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन भोलानाथ अपनी माता के आंचल को नहीं छोड़ता है और उन्हीं के गोद में बैठा रहता है। अब इससे यह साफ साफ पता चलता है कि भले ही भोलानाथ स्टार्टिंग में शुरू में ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बिताता था, लेकिन जब विपदा का समय आया तो वह अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गया और उनको छोड़ नहीं रहा था। क्योंकि जो बच्चा होता है वो उसका जो मातृ संबंध होता है वो काफ़ी अलग होता है। बच्चा स्वयं को अपने माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए विपदा के समय भोलानाथ अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माता के आंचल में ही छिपा रहा। तो इससे यह पता चलता है कि एक बालक का उसके माँ से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपकी ये कहानी जो हुई ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।